बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। ये दो रुकनी बेंच था, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस राहील कामरान शेख साहब। जस्टिस राहील कामरान शेख साहब जो सीनियर वकील हैं अकरम शेख साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और शरीफ ख़ानदान के नवाज़ शरीफ के वकील भी रहे हैं, और जो मुशर्रफ केस में प्रोसिक्यूशन के नवाज़ शरीफ हुकूमत के वकील थे, वो उसमें पेश हुए। वो इस बेंच का हिस्सा थे। दो रुकनी बेंच था और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब की सरबराही में ये दो रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस कामरान राहील शेख साहब थे। जैसे ही आज समाअत शुरू हुई तो ये बेसिकली आर्टिकल जो 226 है आईन पाकिस्तान का, ये उसके तहत दरख्वास्त दायर की गई थी, और इसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि आइन का आर्टिकल 226 ये कहता है कि जो स्पीकर का इलेक्शन होगा, चाहे वो नेशनल असम्बली का स्पीकर हो या सूबाई असम्बली का स्पीकर हो, उसका जो इलेक्शन है वो उस इलेक्शन को सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा और सीक्रेसी को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा, और कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं किया जाएगा जिससे जो सीक्रेट एक कंसेप्ट है या सीक्रेसी का जो एक कंसेप्ट है वो ख़त्म हो या उसको कोई नुकसान पहुँचे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मानना था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 186 मेंबर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 189 मेंबर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उस दिन जब इलेक्शन हुआ तो 186 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो स्पीकर थे, जो अब स्पीकर इलेक्ट हुए हैं सिब्तैन खान, उनको 185 वोट मिले। एक वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मुस्तरद हुआ, जिसमें जो सिब्तैन खान के नाम के ऊपर मोहर लगा दी थी, बजाय इसके कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या जो उनका सिंबल था उसके ऊपर निशान लगाया जाता। तो वो क्योंकि नाम पर निशान लगाया गया था उसकी वजह से वो मुस्तरद हो गया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 वोट मुस्तरद हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 185 वोट पड़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 175 वोट पड़ा और उनके 4 वोट मुस्तरद हो गए। अब या तो चैलेंज ये तब करते कि जब ये जो मामला है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट अगर कम पड़े होते और ज़्यादा वोट पड़े होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके मेंबरान से ज़्यादा वोट पड़े होते, जहाँ पर इलेक्शन साफ़ और शफाफ ना हुआ होता, उसको चैलेंज करते। उस जमात के जितने वोट हैं वो उनको पड़े हैं, उस जमात के जितने वोट हैं वो उनको पड़े हैं। इसके बाद फिर बात ही ख़त्म हो जाती है कि फिर आपको क्या तकलीफ़ है सिक्रेसी से, या आप आइन के इतने ताबेदार। और फिर चैलेंज भी एक उम्मीदवार कर रहे हैं, और वो उम्मीदवार वो है जिससे अदालत ये पूछती है कि भाई आपके टोटल मेंबरान कितने हैं, तो जी 179 हैं। आपको वोट कितने पड़े हैं जी 175, बाकी 4 वोट किधर गए, वो जी मुस्तरद हो गए। तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है जी, आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। अब हुआ ये कि ये 2 रुकनी बेंच है। पहला जो ऑब्जेक्शन बतौर कानून का तालिब इल्म मैं ये रेज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन है। रिट पिटीशन में हमेशा सिंगल बेंच होता है, ये डायरेक्ट डिवीज़न बेंच का केस ही नहीं था। जैसे आप जानते हैं कि हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो उनके इलेक्शन को चैलेंज किया गया था उसमें पहले सिंगल बेंच ही था, अमीर भट्टी साहब ही सुनते रहे। और आपको याद है कि जो हलफ से रिलेटेड अपीलें थीं और दरख्वास्तें थीं, या जो पहले इलेक्शन करवाने के हवाले से दरख्वास्तें थी, वो सिंगल बेंच से डिवीज़न बेंच में जाता था, हलफ वाली सिंगल बेंच से डिवीज़न बेंच में जाता था। तो इस वजह से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब 16 अप्रैल के इलेक्शन को चैलेंज किया था वो सिंगल बेंच था। उसके बाद फिर अदालत ने ये बेहतर समझा कि क्योंकि एक 5 रुकनी बेंच बन चुका है हलफ के जो मामला था उसमें, तो ये जो रिट पिटीशन है ये भी वहाँ भिजवा दी जाती है, जिस पर फिर फैसला हुआ कि दोबारा रीपोलिंग होगी। अब ये डिवीज़न बेंच का केस ही नहीं था, ये सिंगल बेंच का केस था। फिर छुट्टियों में डिवीज़न बेंच तो वैसे बड़ा मुश्किल से बनता है, और उसमें फिर कामरान राहील शेख साहब और फिर जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब को जो 2 रुकनी बेंच बनाया गया। आज जब मंसूर अवान साहब, ये मंसूर अवान साहब वो वकील हैं, आपको याद होगा कि जब डिप्टी स्पीकर का मामला था या आर्टिकल 63A का मामला था, तो उस वक्त ये वकील थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। ये बेसिकली आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब ने ही दिया हुआ है मुस्लिम लीग नून को, और हमजा शहबाज के जितने भी केसेस हैं उसमें फिर मंसूर अवान साहब भी पेश होते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिसेंट जो फैसला आया है हमजा शहबाज के ख़िलाफ़,
उसमें भी मंसूर अवान साहब पेश हुए, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब उनके कान में सरगोशियाँ करते थे। 3 दफ़ा अदालत ने डांट के उनको बिठाया कि आप सरगोशी न करें, और जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह कहा था कि अभी ये नौजवान है, इस वजह से इनको कुछ बातें बताना पड़ती हैं। तो अदालत ने कहा आप वज़ीर कानून हैं, कोई तो ओहदे का लिहाज करें। बहरहाल ये मंसूर अवान साहब आज अदालत में सैफुल मुलूक खोखर, जो कि खोखर पैलेस वाले खोखर बिरादरान जिनको जो मशहूर ज़माना है लाहौर में, वो क्योंकि कैंडिडेट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पीकर के, तो सैफुल मुलूक खोखर बनाम जो था वो स्पीकर पंजाब असम्बली, ये केस का टाइटल था। मंसूर अवान साहब ने कहा कि आर्टिकल, अब ये मंसूर अवान साहब ने 5 रुकनी जो बेंच था जिसमें चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन चैलेंज किया गया था, उसमें 5 रुकनी बेंच के सामने तकरीबन 1.5 माह तक जो समाअत होती रही, उसमें एक ही इनका मौक़िफ़ था कि जनाब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन चैलेंज ही नहीं हो सकता, उसको किसी फोरम पर चैलेंज किया ही नहीं जा सकता, ये दरख्वास्त मेंटेनेबल ही नहीं है। जो स्पीकर के जो वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को चैलेंज किया जा रहा है, ये दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है। पूरा 1.5 माह जिस एक ग्राउंड पर ये दलाइल देते रहे वो ये था कि जो पंजाब असम्बली में इलेक्शन होगा वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, और आज 2 रुकनी बेंच के सामने वही जो मंसूर अवान साहब हैं वो ये दलाइल दे रहे हैं कि भाई स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन चैलेंज हो सकता है अगर वो आइन की खिलाफ वर्जी में हो। अब अंदाज़ा लगाएं, 5 रुकनी बेंच के सामने कहते हैं कि पंजाब असम्बली में कोई भी असम्बली हो तो किसी भी असम्बली में जो इलेक्शन है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि जी स्पीकर पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन है उसको चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि वो आइन के ख़िलाफ़ है। अब आइन के ख़िलाफ़ इस वजह से है, आर्टिकल 226 में आपको बता देता हूँ कि जो इन्होंने आज अदालत में प्ली ली और फिर बड़ी दिलचस्प जो सवालात हैं जिनका जवाब इनके पास नहीं था वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर इनकी जो इंटरम रिलीफ की दरख्वास्त थी वो कैसे नहीं एडमिट हुई और एक्सेप्ट हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। चीफ इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, ये आर्टिकल 226 है। ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर दैन दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर शैल बी सीक्रेट बैलेट, के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा और वज़ीर आज़म के इलेक्शन के अलावा बाकी जो सारे इलेक्शंस हैं वो होंगे सीक्रेट बैलेट। अब इसमें ये स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और ये सारी चीज़ें। अब हुआ ये कि आरिफ अलवी ने एक रेफरेंस भेजा, सदारती रेफरेंस, जिसका 2021 में फ़ैसला आया, और आप जानते हैं कि वो मार्च में मेरे ख्याल में सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा था, तो उससे 2 दिन पहले ये आया था, फ़ैसला आया था। इमरान खान की जो एडवाइस पर सदर आरिफ अलवी ने ये रेफरेंस भेजा था, उसमें यह कहा गया था कि सीक्रेट बैलेट से क्या मुराद है, और जो सीक्रेट बैलेट का कंसेप्ट है इससे जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें ज़्यादती हो रही है, वो कमी नहीं हो रही, और सीक्रेट बैलेट को कोई डिफ़ाइन कर दे कि ये सीक्रेट बैलेट है क्या, उस पर सदारती रेफरेंस दायर हुआ। या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी पेश हुए थे, और जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए थे, और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें यह कहा गया था कि जो बेसिक एक जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों के हवाले से है, उसका सिरे से पता ही नहीं था सिकंदर सुल्तान राजा को, और फिर उनको पीछे हटा के उनके वकील से अदालत ने आर्गूमेंट्स लिए थे। उस केस में अदालत ने यह कहा था कि सीक्रेट बैलेट का जो, क्योंकि सीक्रेट बैलेट की आईन पाकिस्तान में कोई डेफिनेशन नहीं है, सीक्रेट की बैलेट की डेफिनेशन ना ही इलेक्शन एक्ट में है, ना सीक्रेट बैलेट की किसी रूल में डेफिनेशन है। अब अदालत ने कहा कि जो सीक्रेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, सीक्रेसी से ये मुराद है कि वो जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं उनके नॉलेज में ना आए, लेकिन कम अज़ कम जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो कोई ऐसा काम करे कि जिससे निशानदेही हो सके कि ये किसका वोट है। और अदालत ने उस सदारती रेफरेंस को जो डिसाइड किया, अदालत बार बार एक लफ्ज़ कह रही थी कि असल देखना ये है कि करप्ट प्रैक्टिसेस का ख़ात्मा हो, साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो और करप्ट प्रैक्टिसेस का ख़ात्मा हो। अब उसमें जो सिक्रेसी की डेफिनेशन थी वो अदालत ने कहा कि क्योंकि सिक्रेसी की डेफिनेशन नहीं है, इस वजह से सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि सिक्रेसी से मुराद एब्सोल्यूट सिक्रेसी नहीं है कि बिल्कुल किसी को पता ही ना हो कि ये किसका वोट है, बल्कि उसका अदालत ने कहा था कि उसको आपने देखना है
कि उसकी निशानदेही या पता लगाया जा सके। और ये इलेक्शन कमीशन को बाकायदा अदालत ने कहा था कि जो आपके इलेक्शन रूल्स हैं उसमें तरमीम की जाए। और फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी कहा कि उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है और अभी जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो अभी हम नहीं करवा सकते ओपन बैलेट या जो मॉडर्न डिवाइस है टेक्नोलॉजी है उसके तहत। और फिर उन्होंने मामला लटका दिया। एक तो अदालत ने सवाल किया कि आप कहते हैं जी सीक्रेट बैलेट के मुताबिक होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी सीरियल नंबर लगे हुए थे, जो वोटिंग फहरिस्तें थी उस पर सीरियल नंबर थे और जिसको कंपैरिजन किया जा सकता है और पता चल सकता है कि किसका वोट था। तो अदालत ने कहा पहली बात तो ये है कि सीक्रेट बैलेट को आप डिफ़ाइन कर दें, सीक्रेसी क्या है। तो उस पर उन्होंने कहा जी मैं कैसे डिफ़ाइन कर दूं जिसको ना आइन ने डिफ़ाइन किया है, ना जो रूल्स ने डिफ़ाइन किया, ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने डिफ़ाइन किया है। उस पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने यह कहा है कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी नहीं होगी। दूसरी बात ये बता दें कि आज तक कभी स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज हुआ है? और क्या आईन पाकिस्तान ये नहीं कहता कि स्पीकर का इलेक्शन किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता? जैसे सदर का इलेक्शन है वो चैलेंज नहीं हो सकता। उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो, और आइन की खिलाफ वर्जी आइन कहता है कि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए हो, और सीक्रेट बैलेट को इन्होंने ख़त्म किया है और वहाँ पर जो सीरियल नंबर लगा दिए। अदालत ने कहा ये कैसे पता चलेगा कि सीरियल लगने से जो सीक्रेसी है वो ख़त्म हो गई है? इसका कैसे पता चलेगा? फिर आपको नुकसान क्या हुआ है? क्या आपके वोट कहीं दूसरी तरफ चले गए हैं या आपको कोई वोट नहीं पड़े? फिर आपका इसमें जो नुकसान क्या हुआ है? और क्या पाकिस्तान की तारीख में आज तक स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज हुआ है? किसी सवाल उन्होंने कहा जी आज तक कभी स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज नहीं हुआ, ये पहला केस है जिसमें स्पीकर का इलेक्शन चैलेंज किया गया है। मलिक अहमद ख़ान भी अदालत में आए, 12 बजे समाअत शुरू हुई और अदालत ने बाकी केसेस को देखा। 1:30 बजे जाके इस केस की बारी आई और अता तारड़ भी 2 घंटे खड़े रहे वहाँ पर, उनको तो बैठने की, क्योंकि वकला बैठे होते हैं, तो ये कोई लीडर तो है नहीं कि इनके लिए कोई जगह या सीट खाली की जाए। फिर मलिक अहमद ख़ान आ गए, फिर वो पीछे बैठ गए, तो वो भी मौजूद थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी वो सारी मौजूद थी। वो इस उम्मीद से आए थे कि आज स्पीकर पंजाब असम्बली को काम से रोक दिया जाएगा और अदालत इसमें कल की तारीख मुकर्रर करेगी और अदालत इस केस को जल्द अज जल्द डिसाइड करेगी। अदालत ने उनको अबूरी रिलीफ देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा हम देखेंगे कि बेंच कब अवेलेबल है, उसके मुताबिक तारीख देंगे। मंसूर अवान ने कहा कि बराए मेहरबानी हमें शार्ट डेट चाहिए, जो भी बेंच अवेलेबल होगा हमें शार्ट डेट। अदालत ने कहा हम रूटीन से देखते हैं, जो भी तारीख है वो हम बाद में मुकर्रर कर देंगे। और अदालत ने सिर्फ फ्रीकैन को नोटिस जारी किए हैं कि ये जो दरख्वास्त है और जो पिटिशनर है उससे ये कहा है कि वो अदालत को सेटिस्फाई करें कि उनकी दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे है, स्पीकर का इलेक्शन वो चैलेंज कैसे कर सकते हैं। और साथ 27 से एक एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी किया कि वो मुआवनत करें। फ्रीकैन को नोटिस जारी किए हैं, अभी तारीख मुकर्रर नहीं की। तारीख वो ये नहीं है कि कल ही होगी, और वो तारीख अगले हफ्ते की हो सकती है, उससे अगले हफ्ते की हो सकती है। उसकी भी जो तारीख समाअत की मुकर्रर होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इनको इंटरम रिलीफ नहीं मिला और बाकी जो दरख्वास्त की मेंटेनेबिलिटी पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दी हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का में नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।